1.2 10 टू द पावर 23 मोल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो कितना आ जाएगा 1.2 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी प्रेजेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप दिया है B10 और क्या दिया है B11। द कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक बोरॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। क्लियर है। तो कुछ नहीं करना है, एवरेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है भाई, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। तो क्या करोगे 10 इंटू क्या करोगे 19, परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। तो क्या करोगे 11 इंटू क्या करोगे 81, 11 इंटू 81 डिवाइड बाय क्या करोगे 100। गॉट इट। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना हो गया है 190। तो ये जब सॉल्व करो 10 पॉइंट कितना हो गया 81, कितना आ जाए 10.81। तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, इट इज एवरेज एटॉमिक मास। वेरी सिंपल है, सभी जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्या डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है उसको देख लो। द मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 and SO2 आर 30 to 64 respectively at 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 150 mm प्रेशर। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया कांस्टेंट। इन 1 लीटर O2 कंटेन n मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर SO2 अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। मतलब क्या कर दिया आपने, आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, आर कांस्टेंट होता है तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ O2 का कितना दिया, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो देखो अगर O2 का 1 लीटर वॉल्यूम दिया है, O2 का कितना दिया 1 लीटर वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, n मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर वॉल्यूम को ट्वाइस करेंगे, वॉल्यूम को क्या करेंगे ट्वाइस, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे ट्वाइस हो जाएंगे। तो 2 लीटर अगर O2 की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, O2 मॉलिक्यूल्स के लिए, अगर वॉल्यूम आपने SO2 का ट्वाइस कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ट्वाइस मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर SO2 अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर विल बी, तो कितने आ जाएंगे 2n मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो, 1 लीटर में मॉलिक्यूल्स कितने हैं n है, तो 2 लीटर में वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 2n है। वॉल्यूम रेशियो जैसे बढ़ेगा तो मोल रेशियो बढ़ेगा, सेम प्रोपोर्शन रेशियो बढ़ेगा। वॉल्यूम रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल रेशियो, ठीक है। वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो के इक्वल ही होता है, तो ये आपको याद रखना, वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो। गॉट इट। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है वो डिस्कस करेंगे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ CP एंड CV ऑफ गैस X इज 1.4। क्या दिया है, द रेशियो ऑफ CP एंड CV ऑफ गैस X इज 1.4, द नंबर ऑफ atoms of gas X present in 11.2 liter at NTP will be, okay। तो यहाँ पे अपन देखेंगे क्या कंडीशन दिया उसको देखो। द रेशियो ऑफ CP एंड CV ऑफ गैस इज 1.4, दैट मीन्स डायटोमिक गैस। सभी जानते हैं गामा क्या होता है CP/CV रेशियो, ये कितना है 1.4 किसके लिए होता है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए रेशियो होता है CP/CV का रेशियो 1.4, मतलब एटॉमिसिटी कितना है इसका 2 है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 2 एटम्स आ गए, ओके। तो रेशियो ऑफ CP/CV गैस X इज 1.4, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस X प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ इट NTP विल बी, ठीक है। तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस X इन 11.2 लीटर एट NTP गैस विल बी, ठीक है। तो मोल कैलकुलेटर NTP भी मोल निकाल लो। तो NTP STP कंडीशन दोनों के लिए सेम अप्रोच लगाएंगे। 22.4 लीटर दैट मीन्स 1 मोल, तो 11.2 लीटर मतलब हाफ मोल की बात करेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका हाफ मोल, कितना आ जाएगा इसका हाफ मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा हाफ मोल, क्लियर है। तो 11.2 लीटर दैट मीन्स हाफ मोल की बात कह रहे हैं, कितना आ जाएगा हाफ मोल। द रेशियो ऑफ CP गैस X 1.4, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस X प्रेजेंट इन 11.2 लीटर एट NTP विल बी, तो इसका हाफ मोल आ गया। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैस X विल बी,
क्लियर। डायटोमिक गैस X तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा Na। तो नंबर ऑफ एटम्स Na के इक्वल आ जाएंगे, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। एटॉमिसिटी कितना है इसका 2, तो कितना हो गया हाफ मोल आ गया। मोल इंटू Na क्या होता है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा Na के इक्वल आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। गॉट इट। तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी Na एटम्स विल बी ऑक्यूपाइड, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे डिस्कस करते हैं। अब मेटल ऑक्साइड क्या दिया आपके पास, अब मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Z2O3, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू गिव फ्री मेटल एंड वाटर। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, ये अपने पास इंफॉर्मेशन खुद कह रहा है कि जो मेटल है अपने पास Z2O3 मेटल Z2O3 रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से रिड्यूस होके क्या फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा 2Z, क्या बनाएगा 2Z प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। क्लियर है। तो याद रखना Z2O3 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ 2Z प्लस 3H2O, क्या बनेगा 2Z प्लस 3H2O विल बी फॉर्म। एंड हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने मिलने वाले हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म। क्लियर है। चलो ये इन्फॉर्मेशन दी आपके पास। टू प्रोड्यूस गिव फ्री मेटल Z इन वाटर 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड। ठीक है। तो अपने पास क्या दिया है 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड 6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका अपने पास दिया है 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन 6 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा ग्राम। तो इतना अमाउंट दिया है। कंप्लीट डायरेक्शन द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल विल बी, तो जेड का एटॉमिक वेट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल। What is law of chemical equivalence? According to law of chemical equivalence, milli equivalent or equivalent of its reactant and product are equal. तो आप कह सकते हैं according to law of chemical equivalence, law of chemical equivalence, ठीक है। According to law of chemical equivalence, milli equivalent or equivalent of its reactant product are equal. तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, इसके लिए यूज करोगे W/E1 इज इक्वल टू, इसके लिए यूज करोगे W2/E2 का यूज करोगे। क्लियर है। अब इसका अमाउंट कितना दिया 1.596 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8 होता है। तो इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना दिया 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 और Z अपन जब बात करें तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, कितना होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे Z का वैल्यू। ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये 1.596, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू Z प्लस क्या हो जाएगा 48 इंटू 10 टू दी पावर -3। गॉट इट। अब आपको चाहिए इसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1596 और इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 0.048, क्या आ जाएगा 0.048। ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 EZ के इक्वल आ जाएगा, इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.116, यह आ जाएगा 0.116 का अप्रॉक्स आ जाएगा। कितना 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू EZ आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा। क्लियर। सॉरी हाँ 1116 आ जाएगा। अब Z चाहिए तो Z कितना आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 0.116 डिवाइड बाय कितना हो गया 6 इंटू 10 टू दी पावर -3। जब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा 18.6, कितना आ गया 18.6, ये अपने पास आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर, क्या आ जाएगा एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। ओके। अब एटॉमिक मास कितना है फाइंड आउट करना, इक्विवेलेंट वेट तो कितना आ गया मेरे पास 18.6 आ चुका है। अब एटॉमिक मास मुझे फाइंड आउट करना है एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना है इसका
जेड का जब फॉर्मूला बना होगा तो जेड पे चार्ज कितना हो रहा होगा +3, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो रहा होगा -2, इसका मतलब तभी फॉर्मूला बनेगा, मतलब एन फैक्टर कितना है इसका 3 है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है इसका 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18.6 को तो कितना आ जाएगा 55.8, तो ये आ जाएगा आपके पास 55.8 ग्राम, ये आ जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ जेड। तो जेड का एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा 55.8 ग्राम विल बी, ये आ जाएगा आपके पास। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट देख लो, पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8। इक्विवेलेंट वेट नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, O2 की बात करें या ओजोन की बात करें, इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, इसको ध्यान रखें। अगर मैंने कह दिया ऑक्सीजन की O2 या O3 तो इक्विवेलेंट वेट कितना रखोगे, एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर कितना है 2, तो कितना हो गया 8। एटॉमिक मास कितना हो गया 32, अब एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, तो 2 पे कितना चार्ज हो गया 4, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 8। एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 48, एक पे चार्ज कितना है 2, तो 3 पे चार्ज कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 8, तो इक्विवेलेंट वेट तीनों केस में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात तो इक्विवेलेंट वेट 1 है, और H2 मॉलिक्यूल्स को 2/2 कितना हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट दोनों केस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। गॉट इट। तो याद रखना इक्विवेलेंट वेट नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इक्विवेलेंट वेट नॉट डिपेंड ऑन इट्स एटॉमिसिटी। कितना आ जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट वेट 8 इसके लिए आ जाएगा, 8 इसके लिए, 8 इसके लिए कितना हो गया 1 इसके लिए भी 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखना इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो 8 है इसका इक्विवेलेंट वेट। हाइड्रोजन का कितना है 1, हाइड्रोजन पूछे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, तो इक्विवेलेंट वेट सेम मैच हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, जेड पे कितना चार्ज है +3, ओ पे कितना है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Z2O3 बन जाता है, तो कितना आ जाएगा 55.8 अपने पास आएगा एटॉमिक मास ऑफ मेटल। गॉट इट। तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 55.8 विल बी एटॉमिक मास ऑफ मेटल। गॉट इट। तो ये आपके पास आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ मेटल। चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है उसको देखो, ठीक है। ये दिया है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इथाइलिन क्या होता है C2H4। वेरी सिंपल, C2H4 रिएक्ट विथ क्या दिया आपके पास O2 टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2। तो इसको कंबशन करने पर क्या मिलेगा CO2 प्लस H2 विल बी फॉर्म। तो आपको याद रखना है C2H4 react with O2 to formation of CO2 plus H2O. तो what is the weight of oxygen required for complete combustion of 2.8 किलोग्राम ऑफ इथाइलिन। तो इसका अमाउंट कितना दिया है 2.8 ग्राम। तो इसके 2.8 kg के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ये पूछा आपसे। तो क्लियर है। तो रेशियो को बैलेंस कर लो, तो 2 ऑक्सीजन है, मैं उसे बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। पहले इसके मोल कैलकुलेट कर लो, इसके पहले मोल कैलकुलेट कर लो। 2.8 kg हाउ मेनी मोल ऑफ इथाइलिन विल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो चलो इसके मोल कैलकुलेट कर लेते पहले। इसका कितना दिया है 2.8 kg, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 2.8 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 28 इसका क्या है मोलर मास है, तो कितना हो जाएगा 100 मोल। तो इसके इनिशियल में कितना है 100 मोल। तो इसके 1 मोल के लिए हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई बाय 4 मोल O2 इज रिक्वायर्ड। x क्या है कार्बन एटम, तो कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 बाय 4 कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 3 मोल। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 मोल। कितना आ जाएगा इसके लिए 3 मोल O2 इज रिक्वायर्ड। जब बैलेंस करेंगे तो 3 मोल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसका x मोल होता है, कार्बन कितना है 2, तो 2 रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है y बाय 2, हाइड्रोजन कितना है 4 बाय 2 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2H2O प्लस 2CO2 ये बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 1 मोल के लिए कितना चाहिए 3 मोल। फॉर 1 मोल ऑफ इथीन 3 मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। तो आपको याद रखना 100 मोल के लिए कितने मोल है 2.8 kg में 100 मोल। हाउ मेनी मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, तो कितना हो जाएगा 300 मोल। तो 300 मोल मेरे पास O2 के रिक्वायर्ड हो गए। अब 300 मोल में मुझे अमाउंट फाइंड आउट करना। तो अमाउंट क्या होता है गिवन वेट बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका 32। अब 32 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 9, ये क्या होगा 00। तो अमाउंट ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड 9600 ग्राम। क्लियर है, 9600 ग्राम अमाउंट ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। अब इसको kg में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया 9.6 kg।
तो अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज 9.6 kg। तो सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका मोल निकाल लिया मैंने, kg। मोल निकालने के लिए हमेशा मास ग्राम में चाहिए कि मोलर मास ग्राम में रखा जाता है, गॉट इट। तो मोलर मास शुड बी इन ग्राम, मोलर मास शुड बी इन ग्राम में होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 1 मोल के लिए 3 मोल, तो 100 के लिए कितना, 300 मोल। मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। मोलर मास से मटेरियल 9600 ग्राम, तो 9.6 kg की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा 42 में 9.6 kg अमाउंट ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड। कितना आ जाएगा, 9.6 kg अमाउंट ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। 43 में क्या दिया है, 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर कंटेन 12 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, द मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस हार्डनेसेस। ठीक है, तो आपके पास ये कहना चाह रहा है कि Mg+2 रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, गॉट इट। व्हाट इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनाएगा आपके पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस क्या मिलेगा आपके पास, 2 सोडियम आयंस। क्या मिलेगा, 2 सोडियम आयंस विल बी फ्री। ओके, तो 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर कंटेन 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 12 मिलीग्राम किसके दिया, मैग्नीशियम के दिया। मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यहाँ पे भी लगा दो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/E दिस, मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, W/E इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा, W/E इंटू 1000 के इक्वल, दैट इज क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अब इसका अमाउंट कितना दिया है मैग्नीशियम का, कितना दिया है मैग्नीशियम का अमाउंट, 12 मिलीग्राम दिया है। कितना दिया है, 12 मिलीग्राम। तो यहाँ पे क्या रखोगे, 12। अब इसका मोलर मास कितना होता है, 24, और चार्ज कितना है, टू द इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 12 इंटू क्या हो जाएगा, 1000, गॉट इट। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले अमाउंट। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा, अमाउंट शुड बी इन ग्राम में, क्योंकि मोलर मास क्या होता है, ग्राम में रखना होता है। तो ये कितना हो गया, 12। तो 12/12 कितना हो गया, 1, 1000 तो क्या आ जाएगा, 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम वॉशिंग सोडा इज रिक्वायर्ड। दिस मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। इसके अगर मिली इक्विवेलेंट 1 कंज्यूम हो, इसके मिली इक्विवेलेंट भी कितना कंज्यूम होगा, 1 कंज्यूम होगा। तो 1 मिली इक्विवेलेंट विल बी रिक्वायर्ड। 1 लीटर हार्ड वाटर, मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट का कितना चाहिए मुझे, 1 मिली इक्विवेलेंट चाहिए। तो क्लियर है, देखो ये क्या इसमें दिया है, मिलीग्राम में दिया है, क्या दिया है, मिलीग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, गिवन वेट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 2, तो कितना होगा 12 कितना हो गया, 1। तो यहाँ का -3 + 3 1 बन गया। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ कितना हो गया, W/E 1000। तो मिली इक्विवेलेंट पूछा है, हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड, तो कितना हो गया, 1 मिली इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड, गॉट इट। चलो तो ये तो हो गया 43। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है उसको देखो। क्वेश्चन 44 में आपके पास दिया है 1 cc N2 NTP कंटेन, क्या दिया है, 1 cc सेंटीमीटर की वॉल्यूम में N2 NTP कंटेन। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर 1 cc का मतलब 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम NTP कंडीशन पे दिया है, तो मोल फाइंड आउट कर लो भाई। N2O के मोल कैसे फाइंड आउट करोगे, N2O के मोल फाइंड आउट कर लो बेटा, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22400, उसका कितना दिया है, 1 ml। क्लियर है, और N2O का वॉल्यूम कितना होता है, 22400 ml। क्या हो जाएगा, तो N2O के जो मोल आएंगे गिवन वॉल्यूम 1 ml डिवाइड बाय 22400, तो ये क्या आ जाएंगे, मोल ऑफ N2O। तो इसके मोल आ गए मेरे पास। क्लियर है, तो यहाँ से मोल तो पूछा ही नहीं भाई, क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। चलो नंबर ऑफ एटम, तो मोल इंटू Na क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, 6.6 × 10⁻23। और इसमें एटम्स कितने हैं, 3 एटम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो कितना हो गया 18। तो करेक्ट आ रहा है 18। तो कितना हो जाएगा 18 और एक 0 हटा दिया, तो कितना हो गया 1.8। तो करेक्ट है, ये तो 18 हो गया ना बेटा, 18 डेसिमल लगा तो कितना हो जाएगा 24। और यहाँ पे क्या दिया है 22400 ml। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये कितना बन गया 18 बन गया। मोल इंटू Na क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो कितना हो गया 18 × 10⁻23। उसको लिख सकता हूँ 22.4 × 10 के लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब ये 3 ऊपर जाएंगे बेटा, तो कितना बन जाएगा 20। आपने डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट कर दिया ना, अभी 22400 ml से, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना दिया था, N2O का 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया N2 पे,
तो 1 डिवाइड बाई 2 4 0 0, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 30, तो 30 और 18 हो गया 10^23 एज इट इज़ है। अब ये 30 ऊपर जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस से, तो 20 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है 2 2 4 लिखा है ना, तो एक 0 को बढ़ा दो इधर, अगेन 0 हटा दिया तो बेटा कितना हो जाएगा 2 0 होगा तो कितना बचेगा 21, डेसिमल में लेवल 20, तो 1.8 इंटू क्या हो जाएगा 224 इंटू 10^22, इतने टर्म्स आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी पे देखो मैं मोल इंटू एन ए मल्टीप्लाई बाय बेटा, मोल इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय टर्म टोटल नंबर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपके पास, मॉलिक्यूल्स पूछा तो मोल इंटू एन ए, तो मोल इंटू एन ए क्या बेटा मॉलिक्यूल्स है, तो ये लिखा है 6 डिवाइड बाई 2 2 4 0 0 20/20, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड में क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो N2 में इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, मोल इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी पूछे सबसे पहले मोल निकालो, मोल को एन ए से मल्टीप्लाई मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन पूछे तो टोटल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, प्रोटॉन पूछे टोटल प्रोटॉन से मल्टीप्लाई, न्यूट्रॉन्स पूछे न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, एटम पूछे तो टोटल एटम से मल्टीप्लाई करो, आयंस पूछे तो टोटल आयन से मल्टीप्लाई करो। गॉट इट। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, बैलेंस तो पूछा नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो नाइट्रॉन के पास कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास कितना हो गया 14, 14 प्लस 8 तो कितना हो गया 14 प्लस 8 22, कितना हो गया 14 प्लस 8 तो बेटा कितना हो गया 22। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मोल इंटू एन ए मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो गया। तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई 132 हो गया, 0 लगाएंगे तो 30 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा 30, तो ये भी करेक्ट हो गया। मतलब तीनों ऑप्शन मैच हो रहा है। तो थर्ड में क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे 1 डिवाइड बाय 2 2 4 0 0 इंटू क्या आ जाएगा 6 इंटू 10^23, तो ये कि मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एवोगैड्रो डिवाइड बाय 2 2 4 0 का मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। ये क्या आ गया मेरे पास मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन्स कितना है N2 के पास, एक नाइट्रोजन के पास कितना है 7, तो 2 के पास कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितना आ जाएगा 8, तो 14 प्लस 8 कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 32, देखो 22। क्लियर है, कितना आ जाएगा, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 के पास कितना हो गया 14, ऑक्सीजन के पास 8 बेटा, तो कितना हो गया 12, तो ये 2 हो गया बेटा 22 इलेक्ट्रॉन, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 22 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना हो गया 132। ठीक है, 10 तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये कितना सॉल्व करने पर कितना आ जाए 1.32 10^22 करेक्ट है, सॉरी 23, और नीचे क्या बचेगा 2 2 4, ये कितना हो गया 20, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, अभी पावर को सॉल्व करना बताया था ना, इसमें 22 पावर आता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक बढ़ गया इंक्रीज हो गया तो 23 पावर। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे ऑल ऑफ दिस, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट, कुछ भी पूछे पहले मोल निकालो, एन से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूल्स एटम पूछे तो एटम से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, प्रोटॉन तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास 45, एट STP डेंसिटी ऑफ CCl4 in ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। क्लियर है, क्या पूछा आपसे डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी अपने पास पूछा है STP डेंसिटी ऑफ CCl4 in ग्राम पर लीटर। ठीक है, विल बी नियर टू, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया अभी। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू क्या है मेरे पास nRT है, और मोल को क्या लिख सकता हूँ मैं PV इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूँ मोलर मास इंटू क्या लिख सकता हूँ RT। क्लियर है, अब यहाँ पे प्रेशर की जब बात हो तो क्या हो जाएगा गिवन वेट बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा RT, ये रखेंगे। अब गिवन वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी, ये क्या होगा डेंसिटी, तो प्रेशर किसके लिए आ जाएगा डेंसिटी इंटू क्या आ जाएगा मोलर मास इंटू क्या लिखेंगे RT के इक्वल। क्लियर है, अब अपने पास दिया है डेंसिटी किस में रखोगे ग्राम पर लीटर में, तो ये ग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो एट STP डेंसिटी ऑफ CCl4 इन ग्राम पर लीटर, तो डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब STP कंडीशन दिया तो प्रेशर गिवन है, STP का मतलब क्या होता है प्रेशर इज 1 atm। ठीक है, और टेम्परेचर कितना रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस टू 73 केल्विन। तो प्रेशर दिया, ये दिया है CCl4 का मोलर मास रखना, तो प्रेशर कितना है डेंसिटी फाइंड आउट, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P इंटू मोलर मास ऑफ CCl4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा RT। अब प्रेशर कितना दिया 1 दिया है, मोलर मास CCl4 का, तो क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है आपके पास 35.5। ठीक है,
तो 35.5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो टोटल मोलर मास कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा 154 CCl4 का मोलर मास, ठीक है, ये आ जाएगा 154 मोलर मास। R का वैल्यू ATM में चाहिए, तो देखो 0.0821, या इसको लिख सकते हैं 1/12। 1/12 को सॉल्व करने पर ये वैल्यू आता है। तो RT का वैल्यू आपको याद ही रखना है। RT का वैल्यू जब भी पूछा जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे और टेम्परेचर 273 केल्विन की बात करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 20.4। या अगर पूछा जाए 27 डिग्री सेल्सियस पे तो RT का वैल्यू आता है 24.63। तो ये वैल्यू याद ही रखना है, बार बार कैलकुलेशन में आता है। तो एक इसको RT का वैल्यू कितना होगा 20.4 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, क्लियर है, तो ये आज आपके पास आ जाएगा 6.87। कितना आ जाएगा 6.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा डेंसिटी, जो आएगा आपके पास डेंसिटी आ जाएगा 6.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट। तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो कुछ नहीं करना आपको। ये क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, और मोल क्या होता है गिवन बाय मोलर मास, वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई तो वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला ही क्या है अपने पास, मास बाय वॉल्यूम। एम का मतलब मास बाय वॉल्यूम, तो ये मास है अपने पास, ये क्या है वॉल्यूम है, तो डेंसिटी बन जाएगा, ठीक है। एसटीपी का मतलब प्रेशर दिया ही है, टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और आरटी का 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 24 लीटर, 27 डिग्री पे कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस पे 24.63। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो डेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो 45 का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। गॉट इट। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है 45 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन अपने पास 2021 में क्वेश्चन नहीं दिए, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। यह था 2021, क्या लिखा है नीट में 2021 का क्वेश्चन है। क्या दिया बस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 17% कार्बन रिमेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास गिवन है जिसमें कार्बन का परसेंटेज 78% गिवन है। कितना दिया कार्बन 78%, एंड हाइड्रोजन परसेंटेज नॉट गिवन। क्या हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया नहीं, तो इंपेरियल फॉर्मूला पूछा है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो गया, रिमेनिंग हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा 20%। बाय 22% क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, 100 में से माइनस करोगे 78 को, तो बेटा किसका आ जाएगा हाइड्रोजन। इंपेरियल फॉर्मूला पूछा था, इसमें क्या पूछा था इंपेरियल फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है 12। वैसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो कितना होगा 22/1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6.5, और ये कितना 22 अब्लिस रेशो क्या आ रहा है इसमें 6.5, उसको दोनों से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाय 6.5, और यहाँ पे क्या 22 को डिवाइड करोगे 6.5 से, तो ये कितना हो गया 1, और 22 को 6.5 से जब डिवाइड करो तो कितना हो गया 3.2। कितना आ जाएगा 3.2 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब अप्रॉक्स कैलकुलेशन जब करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा CH3। इसको 3 रेशो मान ले, इसको बेटा 1, तो 1/3 रेशो। क्लियर है। तो चारों ऑप्शन में दिया था CH, CH2, CH3 और CH4। क्या दिया था, ए ऑप्शन में CH दिया था, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया CH2, थर्ड में CH3 और एक में CH4 दिया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, CH3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था नीट 2021 में, ठीक है। चलो इसके भी साइड अपने पास 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसमें। 2020 में नीट में और एक क्वेश्चन पूछा है इसमें, 2020 में क्वेश्चन जो पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, ल्यूटिटियम आयंस, ठीक है। आपको ल्यूटिटियम एटम दिया है, ल्यूटिटियम कितना है 71 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर कितना होता है इसका 175, मास नंबर कितना है इसका 175 है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो वेरी सिंपल, सभी जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो प्रोटॉन्स कितना आ जाएगा 71, इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से सेम आ जाएंगे 71। अब न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास कितना है 175 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 71। तो 175 में से 71 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 104। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 104, इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा 71, प्रोटॉन्स कितना आ जाएगा 71। गॉट इट।
तो हम बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 71, इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा 71, न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 104 की बात करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे ऑप्शन दिए थे तो सिंपली आप बता सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? बाकी क्वेश्चन सॉल्व ही कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आई थिंक अपन ने अभी लास्ट 34 ईयर्स के नीट के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, प्रीवियस ईयर के 34 ईयर्स के, और आप आई थिंक सभी के कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, तो बाकी सब वीडियो भी रिलीज़ करूँगा मैं इसमें। इस चैप्टर के जो नीट है, जेई, सभी के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।